जैसा कि हमने संविधान के इंट्रोडक्शन क्लास में देखा कि हमारा संविधान कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था, उसको लिखने वाले कौन थे, ये सब के बारे में हमने पढ़ा। उनमें कितने आर्टिकल थे वो सब हम लोग देखे। एक रियल संविधान का जो फिगर था या रियल संविधान का जो बुक था वो भी हमने आपको दिखाया। उसके बाद अब हम लोग मेनली जो पॉलिटी यानी जो सब्जेक्ट हमारा राजनीतिक शास्त्र, उसके बारे में मेनली पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि अब पॉलिटी में हम लोग क्या क्या जानना है, क्या क्या हम लोग पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला बात ये नोटिस करते हैं कि पॉलिटी जो है हमारा, पॉलिटी में अगर हम लोग बोल सकते हैं तो पॉलिटी को अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, पॉलिटिक्स भी बोलते हैं, कंज्यूमर। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि पॉलिटी में पॉली जो एक वर्ड है वो कॉमन वर्ड है। तो पॉली जो कॉमन वर्ड है उसका उत्पत्ति कहाँ हुई थी? पॉली की वर्ड की उत्पत्ति हुई थी पॉलिस से, जिसका मतलब होता है जनसंख्या, भूभाग, सरकार, सब प्रभुता। ये पॉलिस वर्ड है, ये एक ऐसा वर्ड है, इसी से ही पॉली बना। पॉलिस जो वर्ड है इसी से ही पॉलिस बना। अब इसका मतलब हम लोग मानेंगे तो जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता मानते हैं। और इन्हीं को राज्य के तत्व माने जाते हैं, क्योंकि इनका जिक्र जो हुआ है 1933 के मॉन्टेविडियो कन्वेंशन जो हुआ था, उनमें ये बात कही गई थी कि राज्य के तत्व क्या क्या हैं, उनके बारे में ये बताया गया था। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि राज्य क्या है, तो राज्य का मतलब सिर्फ स्टेट से नहीं होता। ठीक है, राज्य का मतलब होता है संसद में जितने भी लोग काम करते हैं। ठीक है, संसद में जो तुम्हारा हो गया, हमारा हो गया, लोकसभा के जितने लोग हैं, राज्यसभा के जितने लोग हैं, राष्ट्रपति हैं, या विधान परिषद या विधान मंडल में जितने लोग हैं वो भी राज्य कहलाएंगे। या जितने भी गवर्नमेंट जॉब है, ऑल गवर्नमेंट जॉब के जितने भी लोग हैं वो भी राज्य कहलाएंगे। राज्य करने का मतलब है कि आप सिविल लोग से अलग हो चुके हैं। गवर्नमेंट जॉब वाले हर एक पर्सन को भी राज्य की दर्जा दी गई है। ठीक है, उन पे एक नया नियम लगता है। कोई भी, अब मान लीजिए कहीं के अधिकारी हो गए या कहीं के पुलिस अधिकारी भी हो गए, तो वो भी राज्य ही कहलाएंगे। ठीक है, उनके लिए क्योंकि एक अलग नियम बन चुका है, डीएसपी हो गया, एसपी, उनके लिए एक अलग नियम बन चुका है, वो अब सिविल नहीं कहलाएंगे, इसलिए उनको राज्य की दर्जा दिया गया। और राज्य की दर्जा दिया गया है तो वो सिविल लोग की सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, इसीलिए उन लोगों को राज्य की दर्जा दिया गया। नहीं, राज्य का मतलब हम लोग स्टेट बोलना सही नहीं मान सकते हैं, स्टेट नहीं बोल सकते राज्य का मतलब। ठीक है, तो राज्य का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी एक चीज़ को लेकर हम लोग नहीं चल सकते। अब मेनली हम लोग पढ़ते हैं कि राज्य व्यवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटी, तो उसमें यहाँ पे आता है राज्य। तो राज्य का तो मतलब हमने बताया, अभी हमने बताया कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो सब राज्य कहलाएंगे, बस एक को छोड़कर। अब एक को छोड़कर कौन? तो बोला जाता है जो जज लोग होते हैं, सिविल कोर्ट के जज हो गए हैं, हाई कोर्ट के जज हो गए, ये सब कुछ छोड़कर इनको राज्य नहीं बोला जाएगा। हालांकि ये भी गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन इनको राज्य नहीं बोला जाएगा। रीजन ये है कि अगर इनको राज्य कह दिया जाएगा, ठीक है, अगर इनको राज्य कह दिया जाएगा तो राज्य का देखभाल फिर करेगा कौन? हम लोग को जस्टिस कौन करेगा? हम लोग पे कोई भी दिक्कतें आएंगी या कोई भी मूल अधिकार हम लोग से छीना जाएगा, तो ये सब जो दिक्कतें आएंगी उसकी देखभाल कौन करेगा? तो उसकी देखभाल करने के लिए हमारे सिविल कोर्ट है या सिविल जज है जो हमारी देखभाल करते हैं, इसलिए इनको राज्य की दर्जा नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सब, इसको राज्य की दर्जा नहीं गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जज को राज्य की दर्जा नहीं दिया गया, पॉइंट नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे राज्य का मतलब हम लोग समझेंगे व्यवस्था। व्यवस्था में हम लोग इतना जानते होंगे संविधान में नियम कानून जो होगा वही व्यवस्था है। व्यवस्था के लिए कोई भी चीज़ अगर सुचारू रूप से कब चल सकती है? जब उसमें कोई नियम कानून अच्छे ढंग की होगी। तो नियम कानून को ही बनाने के लिए एक हमारा संविधान बना है। संविधान बनाया गया तो इसमें बहुत सी परेशानियां आई, बहुत सारे दिक्कतें आई, फिर भी इन दिक्कतों को झेलते हुए हमारा संविधान बना है। ठीक है, हमारे संविधान में लगभग 63
8,96,000 लगभग इतने पैसे लगभग खत्म हुए। टाइम भी आप लोगों को पता होगा, 2 साल 11 महीने 28 दिन लगे हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें आगे आप लोगों को बताया जाएगा। पहले यहाँ पर देखिए, तो व्यवस्था जब है तो व्यवस्था को चलाने के लिए कोई नियम कानून बनाना पड़ेगा। तो यही नियम कानून जो बनाया गया, किसी देश के व्यवस्था को चलाने के लिए नियम कानून का एक संग्रह है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान। यानी संविधान एक कानूनी किताब है। कौन सी किताब है? कानूनी किताब है। अब यहाँ पे देखते हैं कि संविधान अब हम लोग तो पढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो संविधान है वो बहुत सारे देशों से लेकर बनाया गया है। हमारे संविधान में खुद का देश और जैसे हो गया भारत है, जो भारत का अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, ये सबसे कुछ चीज़ें लेकर अपना संविधान को तैयार किया गया। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये आता है कि कुछ देश के संविधान लिखित थे और कुछ देश के संविधान अलिखित थे। तो भारत, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, चीन, ये सब के जो संविधान है वो लिखित है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिसके संविधान लिखित नहीं, जैसे ब्रिटेन हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इजराइल हो गया। तो ये लिखित नहीं है, तो ये क्या है? तो ये प्रथा जो होता है उसके आधारित है। ठीक है, तो आप लोग को रिमेम्बर रखना कि किसका संविधान लिखित है और किसका संविधान अलिखित है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ने को मिलता है कि संविधान जो है, सबसे बिगेस्ट संविधान किसका था? हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा संविधान जो है इंडिया का ही है, सबसे बड़ा संविधान। सबसे छोटा संविधान 2 देश का आंसर, 2 देश इसका आंसर होता है छोटा के तौर पे। अमेरिका भी हो सकता है और मोनेका भी, लेकिन कंडीशन यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर आर्टिकल के अकॉर्डिंग पूछे सबसे छोटा संविधान तो अमेरिका का, जिसमें केवल 7 आर्टिकल है। अगर शब्द के अकॉर्डिंग पूछा जाए, शब्द के आधार पे, तो 3814 शब्द है, उसके आधार पे मोनेका जो कंट्री है वो है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पे आती है कि जो संविधान के बारे में तो हम लोग जाना, ठीक है, कि संविधान कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब यहाँ पे आता है संविधान किसका सबसे न्यूएस्ट है, यानी किसका संविधान सबसे नया है, बेहतरीन है, और किसका संविधान सबसे छोटा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो क्यूबा जो है, ठीक है, यहाँ पे जो आप देखिएगा गौर फरमाइएगा, तो यहाँ पे क्यूबा जो है इसका संविधान सबसे न्यूएस्ट, क्योंकि अप्रैल 2019 में बना है। कब बना है? अप्रैल 2019 में बना है ये क्यूबा जो है अप्रैल 2019 में बना, जबकि अमेरिका का सबसे पुराना जो 1789 में बना, इतना ईस्वी को अमेरिका का संविधान बना। ठीक है, अब यहाँ पे संविधान के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन, अगर ओल्ड पूछा था अमेरिका और न्यू पूछेगा तो क्यूबा। सबसे बड़ा संविधान पूछेगा तो इंडिया, सबसे छोटा संविधान बोलेगा तो अमेरिका भी होगा और मोनेका भी होगा। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि संविधान की उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो संविधान की उत्पत्ति हुई कहाँ से, यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे तो संविधान की उत्पत्ति हुई एक जो ग्रीक के थे पॉलिटिकल फिलोसफर थे, जिनका नाम है सुकरात। क्या नाम है इनका? सुकरात नाम है। इनके कोई स्टूडेंट रहे होंगे या शिष्य रहे होंगे जिसका नाम है प्लेटा। उनके कोई शिष्य रहे होंगे जिसका नाम है अरस्तु। और अरस्तु के शिष्य जो है सिकंदर महान, आप लोगों को पता होगा, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे सिकंदर के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री में आप लोग सिकंदर के बारे में पढ़े होंगे। तो हालांकि सिकंदर तक यही मिलनी है, हम लोग को ये जानना है कि सुकरात जो थे वो ग्रीक के तो फिलोसोफर थे, प्लेटा भी ग्रीक के फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर। प्लेटा जो थे, या प्लूटो लिख दिया जाता है बुक में, किसी बुक में मेरे प्लेटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फिलोसोफर थे, यहाँ पे ये इन्होंने क्या किया था, तो एथेंस में द एकेडमी, एक स्कूल या कॉलेज कोचिंग टाइप का एक खोला गया था एथेंस में। किस लिए? ये प्लेटा स्कूल या कोचिंग टाइप का खोला था एकेडमी नाम का, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल पढ़ाई की जाए, और एक बुक भी लिखा द रिपब्लिक। अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द रिपब्लिक किसकी बुक है, तो आप लोग यहाँ पे आंसर याद रखिएगा। द रिपब्लिक जो है वो प्लूटो के द्वारा लिखा गया है, प्लेटा के द्वारा द रिपब्लिक जो बुक है। अब उसके बाद प्लेटा के जो शिष्य यानी स्टूडेंट थे उसका नाम था अरस्तु, जिसको हम लोग बोलते हैं अरिस्टोटल भी बोलते हैं इंग्लिश में, अरिस्टोटल, ये इनका इंग्लिश में नाम होता है, लेकिन हिंदी में हम लोग अरस्तु में बोलते हैं। उनका बुक है द पॉलिटिक्स। क्या बुक का नाम है उनका? द पॉलिटिक्स बुक का नाम है। और राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स का जनक यानी पिता भी बोल सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का पिता या जनक कौन है, तो अरस्तु ही आंसर जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो अब पढ़ेंगे हम लोग संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ये तो हिस्ट्री थी थोड़ी सी संविधान के बारे में। अभी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संविधान का निर्माण। ठीक है, संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण होने के लिए पहले हम लोग को चाहिए संविधान सभा। तो संविधान सभा जो है, अब देखिए यहाँ पे एक हेनरी मैन एक व्यक्ति का नाम है जो इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। जो हेनरी मैन का नाम है इंग्लैंड के, उन्होंने संविधान सभा का विचार सबसे पहले दिया। तो संविधान सभा रहेगा तभी तो संविधान बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1787 में 1787 में अमेरिका की संविधान सभा ने अमेरिका में संविधान सभा बनी। ठीक है, इसका फिलाडेल्फिया सम्मेलन के माध्यम से संविधान सभा बनी। कब? 1787 में। हालांकि ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाके नॉर्मल से एग्जाम में कि अमेरिका के संविधान सभा कब बनी, लेकिन फिर भी पढ़ लिया जा रहा। ठीक है, कभी कभी बीपीएससी या बिहार दरोगा का जो एग्जाम है उसमें दिमाग घूर फिर जाते हैं क्वेश्चन सेट करने वाले को, तो ऐसे क्वेश्चन भी दे देते हैं वो लोग। ठीक है, 1789 में फ्रांस की संविधान सभा बनी। और जब संविधान सभा बनी तो इन्होंने संविधान का भी निर्माण किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं मेनली हम लोग भारतीय हैं तो भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के संविधान में हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान, तो यहाँ पे मुख्य रूप से अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो 1895 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज पत्रिका या स्वराज विधेयक के द्वारा अनौपचारिक यानी बिना लिखे हुए उस पत्रिका द्वारा अनौपचारिक मांग की। अनौपचारिक क्या की? मांग की। तो यहाँ पे पूछेगा कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की, तो आप लोग का आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। कब? तो 1895 में। ठीक है, फिर 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया जो बुक था उनका खुद का, उनमें ये क्या किए? संविधान सभा का जिक्र किए 1922 में महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने, लेकिन ये आपका 1934 जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियली मांग की गई थी, लिखित रूप से ऑफिशियली मांग की गई थी। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा यहाँ पे लिखित मांग की गई थी 1934 में। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया इसका, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर में फिर मांग की। इतने मांग होने के बावजूद अब वहाँ पे 19 आप लोगों को पता होगा 1939 से लेकर 1945 तक ये वर्ल्ड वार चल रहा था। वर्ल्ड वार जब चल रहा था तो वर्ल्ड वार के समय ये सब मांगे हो रही थी। तो उस समय दो कंडीशन बने थे कि 1940 में अगस्त पर प्रस्ताव आया और 1942 में क्रिप्स मिशन आया। ये दोनों मजबूर होकर अंग्रेज स्वीकार किए, ठीक है आप लोग को संविधान सभा दे दिया जाएगा। ठीक है, संविधान सभा दे दिया जाएगा, लेकिन जो ये सेकेंड वर्ल्ड वार है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, ठीक है, ये विचार इन्होंने स्वीकार किया। लेकिन हुआ क्या? एक्चुअली हुआ क्या कि अंग्रेज जो थे वो क्या हो गए? युद्ध हार गए। अंग्रेज विश्व युद्ध हार चुके थे, यानी जो अंग्रेज थे इंग्लैंड के जो लोग थे वो क्या किए थे? विश्व युद्ध हार चुके थे, विश्व युद्ध हार गए। तो उस कंडीशन में अब क्या हुआ कि जब विश्व युद्ध हारता तो मेनली यहाँ पे प्रधानमंत्री को ही टॉर्चर किया। तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री का नाम आप लोग देख सकते हैं, विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, 1945 में कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम जो विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने रिजाइन दिया क्योंकि वो मजबूर हो गए क्योंकि पीएम को ही ज़्यादा प्रेशर दिया जाता। उनके जगह पे लेबर पार्टी के जो पीएम थे वो क्लेमेंट एटली बने। अब यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन चुका। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय पीएम कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। और उनके ठीक तुरंत बाद कौन बने? तो क्लेमेंट एटली। ये पॉइंट आप लोग को नोट करने वाला है। जहाँ जहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ वो पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लेमेंट एटली एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय को पहले ही बता चुके थे कि
अगर मैं पीएम बनूंगा तो मैं आप लोग को संविधान सभा दूंगा या संविधान दूंगा। ये क्लेमेंट एटली ये बोल चुके थे। इसलिए 24 मार्च 1946 कब 24 मार्च 1946 को क्लेमेंट एटली के द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन क्या किया गया, भारत भेजा गया। तो भारत जब भेजा गया तो वहाँ पे कैबिनेट मिशन जब भारत आई तो उसके अध्यक्ष भी कोई रहे होंगे। उसके अध्यक्ष थे सर पैथिंग लॉरेंस थे। रिमेंबर रखने पैथिंग लॉरेंस जो भारत के मंत्री थे, एवी अलेक्जेंडर जो नेवी मंत्री थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंत्री थे। ठीक है, ये जो मंत्री थे व्यापार मंत्री, ये कैबिनेट मिशन लेकर इंडिया यानी भारत आए। इनका मुख्य 2 ही उद्देश्य था, एक संविधान का निर्माण करना, एक अंतरिम सरकार का निर्माण करना। ठीक है, और अंतरिम सरकार की जब निर्माण हो जाती तो ये लोग इंग्लैंड के जो लोग थे वो वापस अपनी जगह चल जाते हैं और इंडिया अपने इंडिपेंडेंस होकर अपना संविधान के थ्रू अपना राज्य चलाता। यहाँ पे कैबिनेट मिशन को याद रखने के लिए ये बोल सकते हैं कि PAS एक कोड बना दिया गया। PAS एक कोड बना दिया गया जिसके थ्रू रिमेंबर किया जा सकता है कि P से पैथिंग लॉरेंस, A से एवी अलेक्जेंडर और A से स्टेफोर्ड क्रिप्स, यानी पास, कैबिनेट मिशन पास। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होता है वो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे संविधान सभा में बनाने की जो बात हो रही तो उस समय क्या क्या कंडीशन थे उसके बारे में पढ़ना। अब आता है उस समय भारत में क्या क्या थे। उस समय 4 कमिश्नरी थे। कमिश्नर जो हमारे आज भी हैं उनका राज चलता था। वो 4 कमिश्नर जैसे अजमेर हो गया, बलूचिस्तान हो गया, कुर्ग हो गया और दिल्ली हो। कुर्ग जो कर्नाटक में पाया था, बलूचिस्तान जो अब पाकिस्तान में, अजमेर जो अभी भी इंडिया में है और दिल्ली जो अभी भी नहीं है। ये 4 कमिश्नरी थे। देसी रियासत में राजाओं का शासन था। ठीक है, वो टोटल कितने थे, 93 थे। ठीक है, तो क्योंकि राजा वहाँ के शासन करते थे तो ये भी राजशाही में ये भी आप लोगों को पता होगा कि जब राजा का शासन आता था तो उनके पुत्र ही राजा बनते थे। ठीक है, वो याद रखिएगा कि 93 सीट किसके थे, देसी रियासत के। और ब्रिटिश प्रांत जहाँ पे इंग्लैंड के लोग आकर या अंग्रेज आकर जो कब्जा किए हुए थे वो हो गया आपका ब्रिटिश प्रांत। यहाँ पे ब्रिटिश का जो राज था। ठीक है, अब ये इंडिया में जितने भी राज्य ये सब जगह थे उन पे चुनाव होने थे। यहाँ पे ये रिमेंबर रखने वाला पार्ट था। कमिश्नर कितने थे, 4 थे। देसी रियासत कितने, 93 थे और ब्रिटिश प्रांत कितने थे, 292 थे। ये आप लोग को रिमेंबर रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये बन रहा है कि जब राजा का शासन है तो वहाँ पे चुनाव हो नहीं सकता। इसलिए वहाँ पे क्या होगा, मनोनयन किया जाएगा, मनोनीत कर दिया जाएगा कि मेरे तरफ से ये जाएगा, मेरे तरफ से ये। इसलिए जितने भी सीट थे 93 सीट का मनोनयन किया गया और 4 और 292 ये सीट पे क्या हो गया, चुनाव किया गया, यानी निर्वाचन हुआ तुम्हारे। अगर यही बात पूछी जाए कि निर्वाचित कितने हुए थे, 4 + 292 यानी 296 जो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। और मनोनीत कितने होंगे, तो 93 क्या होंगे, मनोनीत होंगे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ सकता है। अब बात आती है लास्ट पॉइंट की भारत जो संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ। जनता ने प्रांतीय विधानसभा को वोट किया। किसको वोट किया, प्रांतीय विधानसभा को। प्रांतीय विधानसभा ने फिर किसको चुना, 389 जो मेंबर थे उसको चुना। तो अब यहाँ पे बात आता है संविधान सभा ने 1585 प्रांतीय विधानसभा को चुना और इन्होंने 389 को मिलकर चुना। कितने को चुना, 389 को। ध्यान पे यहाँ के जो लोग थे, पीपल थे, ये वोट दिए किसको, ये वोट दिए विधानसभा को। किसको दिए, विधानसभा को। और विधानसभा ने किसको वोट दिया, विधानसभा ने जो 389 जो सीट था उसको वोट दिया। तो ये 389 जो सीट था उसको वोट दिया, यानी पीपुल जो डायरेक्टली 389 का चुनाव नहीं किए। इसलिए यहाँ पे क्या बोला जाएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, ये आप लोग बात समझ गए होंगे।
एक सीट का वैल्यू लगभग 10 लाख के बराबर था। ठीक है, उस समय। अब जो बात आती है कि जब चुनाव तो हो रहा था तो उसमें हर एक जाति के लोग होंगे उस समय, तो हर एक जाति के जब लोग होंगे उस समय तो चुनाव करते समय थोड़ा दिक्कतें भी आई होंगी, तो गवर्नमेंट भी सारे जाति के लोग को वैल्यू भी दिया होगा, जो भी जितना हो सके उतना वैल्यू दिया गया होगा हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो जनरल कैटेगरी कितने सीट थे। जनरल कैटेगरी के थ्रू हम लोग देखें, जनरल कैटेगरी 2213 सीट, मुस्लिम के थ्रू 79, जनरल सिख के थ्रू 4, महिला जो थी 15, SC एंड शेड्यूल कास्ट 26, ST शेड्यूल ट्राइब जो हो गए वो कितना 33 हो गए। अब यहाँ पे महिलाओं को अभी जो तुम आपको अभी के युग में हमारी महिलाओं को ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अभी महिला सशक्तिकरण ये सब बहुत सारी योजनाएं चल रही है, इसलिए महिला वाला याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो महिला में अगर हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो बिहार से केवल एक ही महिला थी जिसका नाम था क्या, सरोजिनी नायडू। सब रिमेम्बरिंग पॉइंट है, हमेशा महिला वाला पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए हमेशा रिमेम्बर रखिएगा। बिहार से केवल एक महिला थी जिसका नाम था सरोजिनी नायडू। ठीक है, एक मुस्लिम सदस्य थे जिसका नाम था बेगम इजाज रसूल, बेगम इजाज रसूल। ठीक है, और एक शेड्यूल कास्ट की सीरत है जिसका नाम था दक्षानी बेलागुदन, जो केरल की थी। कहाँ की थी, केरल की थी, दक्षानी बेलागुदन। और एक देसी रियासत की थी जिसका नाम था एनी मर्सक्रिनी, जो श्रावणकोल, जगह का नाम है श्रावणकोल। ठीक है, और ये दक्षिणी बेलागुदन, नाम ही ऐसा है तो प्लीज हंसिए या रोइए, जो भी है नाम ऐसा ही है, दक्षिणी बेलागुदन और एनी मस्क्रिनी। ठीक है, ये नाम ही इन लोग का। ठीक है, अब महिला में मैक्सिमम सदस्य जो थी वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश से थी, 15 महिलाएं उत्तर प्रदेश से थी। महिला जो 15 तो यहाँ बैठाया गया, लेकिन प्रथम बैठक जब फर्स्ट बार बैठक हुई संविधान की तो उसमें से 10 महिला प्रेजेंट हुई और दूसरी बैठक में 8 महिला सदस्य प्रेजेंट हुई थी यानी आई थी। ठीक है, संविधान सभा, इनमें सभी संप्रदाय एवं सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, ये तो आपको यहाँ से पता चल ही होगा, हर एक समुदाय का वैल्यू यहाँ से दिया गया था संविधान सभा में, यहाँ से तो आपको पता चल गया। ठीक है, और निर्वाचन की जब बात बताया तो हमने पीछे ये भी बताया, निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से ही हुआ था। निर्वाचन, ये याद रखिएगा, निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था संविधान सभा का निर्वाचन। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट क्या है चुनाव का, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चुनाव का परिणाम क्या हुआ। अब यहाँ पे कंडीशन आया था कि 296 जो था यानी 294 प्लस 2 पे निर्वाचन हुआ था, और जो हमारे 93 जो थे सीट वो देसी रियासत थे, तो इस पे निर्वाचन नहीं हुआ था, इस पे निर्वाचन नहीं हुआ था, यानी 296 में क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था। तो इसके थ्रू जो भी रिजल्ट आया होगा वो परिणाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चुनाव का परिणाम आया कि कांग्रेस को 208 सीट मिल गए जब रिजल्ट आया, तो मुस्लिम को 73 मिल गए, निर्दलीय को 8 सीट मिल गए, और अन्य जो अदर्स थे उसको कितने 7 सीट मिल गए। अन्य में हमारे भीमराव अम्बेडकर भी थे, जो एससी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के थे जिनको 1 सीट, और कृषक क्रिजा पार्टी भी थे, ये अन्य सब पार्टी में थे, यानी भीमराव अम्बेडकर भी हमारे क्या थे, अन्य पार्टी में थे। अब इस कंडीशन को जब देखा गया तो मुस्लिम लीग ने ये देखा, मुस्लिम लीग ने देखा कि हमारी तो सीटें कम आई है, मुस्लिम लीग ने देखा कि हमारी सीटें कम आई है, लगभग देखिएगा तो 70 और 70 में 3 से मल्टीपल करेगा तो 210 लगभग, यानी मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस का 1/3 यानी कांग्रेस मुस्लिम लीग का 3 गुना लगभग करेंगे तो वो लगभग कांग्रेस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी बात लिख दिया गया है, कांग्रेस के लगभग मुस्लिम लीग के 3 गुना सीट था कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस का तो पल्ला थोड़ा सा भारी होना ही है। अब यहाँ पे
ग्रेनविल ऑस्टिन जो थे, ये एक आदमी का नाम, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ग्रेनविल ऑस्टिन क्या थे। इन्होंने बताया था कांग्रेस ही संविधान है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। अब पूछेगा ये बात किसने बोली थी, तो ग्रेनविल ऑस्टिन। कंडीशन ये है कि ये बात क्यों बोली गई थी, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग से भी सैनी सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस को मिला था, मुस्लिम लीग की 3 गुना सीट था। तब यहाँ पे मुस्लिम लीग ने देखा कि 3 गुना मेरा सीट है, तो मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, यानी इसको मानने से इनकार कर दिया मुस्लिम लीग ने। बॉयकॉट करते हुए कहा कि हम अपना संविधान अलग बनाएंगे, ठीक है। और जब इस प्रकार संविधान जब अलग हुआ तो संविधान सभा का फिर बंटवारा हो गया, और बंटवारा होते ही फिर 389 जो सदस्य थे, ये 389 जो सदस्य पे जो चुनाव हुआ था, उनमें से अब टोटल कितने रह गए, 299 सदस्य ही शेष बचकर रह गए, यानी 389 की जगह कितने रह गए, 299 शेष रह गए। और फिर यहाँ से पाकिस्तान के बंटवारे हुए, और बंटवारे के बाद 299 सीट रह गए, 299 में 70 मनोनीत सीट रह गए और 229 निर्वाचित सीट रह गए, ठीक है। मनोनीत सीट और निर्वाचित सीट आपको तय हुआ है, ठीक है। और इन्होंने मिलकर फिर संविधान का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे 1-2 पॉइंट और बनता है कि एकमात्र पारसी नेता कौन थे, तो पारसी नेता PH मोती नाम है उनका, और एकमात्र साम्यवादी नेता कौन थे, तो सोमनाथ लाहिड़ी, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखा जाए कि जब 299 सीट या 389 सीट थे हम लोग के पास, कितने थे टोटल, 389 थे, कितने थे, 389 सीट थे। इनमें से घटकर अब कितने रह गए, 299 सीट, और इन्होंने मिलकर क्या किया, संविधान सभा का निर्माण किया। अब यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या क्या हुआ, तो 299 सीट जो जीते थे उनके थ्रू ही संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो ये जो सीट जीते थे इनको आमंत्रण देकर बुलाया गया कि आइए आप लोग को संविधान सभा बनाने में थोड़ा हेल्प करिए, क्योंकि ये लोग संविधान सभा के मेन मेंबर थे, तो इन लोग को इन्विटेशन से बुलाया गया। तो 299 सीट को निमंत्रण भेजा गया संविधान सभा के महासचिव जो बने थे उनके थ्रू, ठीक है। HBR आयंगर के थ्रू इनको क्या किया गया, इनवाइट किया गया कि आइए संविधान सभा की बैठक की जाए, और बैठक करते हुए अपना भारत का खुद का संविधान बनाया जाए। तो पहली बैठक हुई यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई, संविधान की पहली बैठक हुई। केंद्रीय सभा दिल्ली में बैठक हुई, 11 बजे प्रथम बैठक शुरू हुई, ठीक है, जिसमें 207 मेंबर ही आ पाए, ठीक है। टोटल तो मेंबर कितने थे, 299, ठीक है, उनमें से कितना आया, 207 मेंबर ही आ पाए, ठीक है। फर्स्ट पहली बार जो बैठक हुई उसमें 207 मेंबर ही आए, और ये अब पूरे सत्र में 211 मेंबर। अब यहाँ पे बोलिएगा सर, आप लोग समझिएगा कि सत्र की बात आई है, और सत्र में आप लोग देखें क्या 211 मेंबर आए हैं, ठीक है। और जब फर्स्ट बैठक जो हुई उसमें कितने मेंबर आए, 207 मेंबर आए। तो यहाँ पे कंडीशन ये हो गया कि जब प्रथम बैठक के 207 मेंबर आए, जबकि सत्र जो पूरे सत्र यानी 3, 4, 10 जितने बैठक हुए होंगे वो एक सत्र के अंदर आए, ठीक है। एक सत्र में बहुत सारे बैठकें होती है, बात को समझिएगा, एक सत्र में बहुत सारे बैठक होती है, ठीक है। तो वो सत्र जो हो, तो बहुत सारे एक सत्र में आप लोग समझिएगा कि एक ये जो सत्र है इनमें कई बैठक होंगे, बहुत सारे बैठक होंगे, ठीक है। तो उनमें से यही बताया जा रहा है कि हर एक बैठक में अलग अलग दिन अलग अलग मेंबर आते होंगे, और इस तरह से मैक्सिमम कितने मेंबर आए, 211 मेंबर आए थे एक सत्र में, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला बैठक हुआ तो भी इसी सत्र के अंदर हुआ, दूसरा ये
पहला बैठक इसी सत्र के अंदर हुआ होगा, दूसरा बैठक भी इसी सत्र के अंदर हुआ, तो इसमें भी जो मेंबर आए होंगे, इसमें भी जो मेंबर आए होंगे, वो दोनों काउंट करके एक तरह से बताया जा रहा है कि लगभग 211 ही मेंबर आए, जबकि 299 मेंबर संविधान सभा में चुने गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखिए कि निमंत्रण किसने भेजा था, तो एच.बी. अयंगर ने भेजा था। ठीक है, अब यहाँ पे आता है बात कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई जे.बी. कृपलानी के कहने पर, क्योंकि अध्यक्ष तो उस समय प्रथम बैठक में कोई नहीं थे, तो अध्यक्ष तो किसी को बनाना पड़ेगा ना, तब ना वो किसी को लीड करने के लिए, समझाने के लिए बात को एक अध्यक्ष बनाएगा। तो अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि जे.बी. कृपलानी ये बात बोले कि फ्रांस में एक नियम चलता आया है कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे बूढ़ा व्यक्ति हैं, उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इसलिए यहाँ भी अस्थायी अध्यक्ष फिलहाल के लिए बना दिया जाए सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद में फिर चुनाव हो जाएगी, यानी उस समय लीड करने के लिए नहीं, उस समय हेड कोई नहीं था, इसलिए वहाँ पे क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। किनको? सच्चिदानंद सिन्हा को। ये क्वेश्चन हमेशा आप लोग को दिखेगा ही, हमेशा हर एक एग्जाम में। अब प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, उसी ने इसको शोक का बैठक बोला गया, क्योंकि एक क्या था, जलपाईगुड़ी के रहने वाले थे प्रसन्न देव रैंकुट, उनका निधन हो गया था। ठीक है, तो उस दिन हम लोग क्या बोलते हैं, शोक बैठक के रूप में भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ किताबों में दिया हुआ। ठीक है, अब इसके बाद अब देखते हैं कि दूसरी बैठक, अभी दूसरी बैठक 2 दिन बाद, 9 दिसंबर के ठीक 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन, 2 डेज, 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 को वही दिल्ली केंद्रीय सभा जो दिल्ली थी, 11 बजे बैठक हुई। उस समय 211 मेंबर आए, यानी ये पहला बैठक, दूसरा बैठक, तीसरा बैठक, चौथा बैठक, जितने भी बैठक हो उसमें जो मैक्सिमम नंबर रहता है वही कहलाता है कि सत्र में कितने मेंबर आए, तो 211। तो 211 मेंबर आए, सदस्य आए। ठीक है, उस समय अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उपाध्यक्ष चुना गया, फ्रैंक एंथोनी को जो मनोनीत थे। तो आप लोग मनोनीत का मतलब ये समझिए उनका चुनाव नहीं हुआ। ठीक है, तो फ्रैंक एंथोनी जो मनोनीत, उपाध्यक्ष को भी मनोनयन करके बनाया गया, जैसे यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को जैसे बनाया गया था मनोनीत करके, वैसे ही फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत करके उपाध्यक्ष बनाएगा। कुछ देर के बाद फिर वहाँ पे निर्वाचन किया गया, निर्वाचन करने के बाद हरेंद्र कुमार मुखर्जी को बनाया गया उपाध्यक्ष परमानेंट। ठीक है, और उसके ठीक बाद फिर बी.टी. कृष्णामाचारी को बनाया गया। ये उपाध्यक्ष का उतना कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी याद कर सकते हैं कि उपाध्यक्ष कौन बने, तो फ्रैंक एंथोनी जो मनोनीत है और हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो निर्वाचित है। दोनों पॉइंट आप लोग रिमेंबर रख सकते हैं, ये पूछा जाता है। बी.टी. कृष्णामाचारी के बारे में हमेशा पूछा जाएगा, बी.टी. कृष्णामाचारी। आगे बढ़ते हैं, तो संविधान सभा के सलाहकार भी थे। ठीक है, संविधान सभा के सलाहकार विनयगन नरसिंह राव सिविल सेवक जो थे, बी.एन. राव जिसको बोलता है। अब यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो याद रखिएगा संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव थे, यानी विनयगन नरसिंह राव थे। ये भी उस समय संविधान लिखे, लेकिन इनका संविधान वैल्यूएबल नहीं हुआ, वैलिड नहीं कहलाया। पहली बार संविधान लिखे थे बी.एन., लेकिन उतना वैल्यूएबल नहीं कहलाया गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग पढ़ते हैं, नीचे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे आया था कि जब अभी हम लोग ने पढ़ा कि जब 389 जब सीट था, कितने सीट थे, 389 सीट थे, तो उसमें से कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट को चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट मिले, लगभग 208 थे। और बी.आर. अम्बेडकर को आदर्श, बी.आर. जो अम्बेडकर थे, बी.आर. अम्बेडकर वो आदर्श में थे, आप लोगों को पता होगा। बी.आर. अम्बेडकर आदर्श में थे, तो वो चुनाव में एक तरह से हार ही गए थे। तो बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा से बाहर हो चुके थे,
B.R. अम्बेडकर क्या हो चुके थे, संविधान सभा से बाहर हो चुके थे। तो गांधी जी ये चाहते थे कि B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में आए और संविधान बनाने में हम लोग को मदद करे। तो गांधी जी ने एक उपाय लगाया कि जब B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के सीट पे नहीं थे, ठीक है, और जो सीट थे वो पे हार भी गए, और वो जो उनका जगह था, क्योंकि वो बांग्लादेश के जो प्लेस था वो B.R. अम्बेडकर बांग्लादेश से चुनाव जीते थे। तो बांग्लादेश से जो चुनाव जीते थे, जब बंटवारा हुई थी तो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। बांग्लादेश कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया, ये बांग्लादेश चला गया पाकिस्तान में। तो इस कंडीशन में फिर B.R. अम्बेडकर कांग्रेस B.R. अम्बेडकर ना कांग्रेस के सदस्य रहे और न इससे विधानसभा के सदस्य रह पाए। तो महात्मा गांधी ने B.R. अम्बेडकर को एम जयकर, ठीक है, जो पूना के रहने वाले थे, ठीक है, पूना के जो सीट था उन पे एम जयकर के सीट पर लाए ताकि संविधान बने। यानी B.R. अम्बेडकर की एंट्री हुई, B.R. अम्बेडकर क्या हुई, एंट्री किया गया संविधान सभा में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और एंट्री कराने वाले कौन थे, महात्मा गांधी, कि ताकि ये संविधान बनाने में मदद करें, ठीक है। अब यहाँ पे जब B.R. अम्बेडकर बांग्लादेश से तो नहीं थे, तो फिर पुणे से उनका नाम दर्ज हुआ और संविधान सभा में प्रवेश किए, ठीक है। तो B.R. अम्बेडकर का प्रवेश यहाँ से हो जाता हमारे संविधान सभा में। अब 2 बैठकें जब हो चुकी थी, तो यहाँ पे 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को 2 जब बैठकें हो चुकी थी, तब 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या मेरे लिए, तो जवाहरलाल नेहरू ये बताए थे कि संविधान कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या उसमें नियम होंगे, क्या क्या प्रारूप, यानी एक तरह से वो प्रारूप था संविधान का, ठीक है। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू लाए थे। संविधान कैसे बना, उसमें 8 मुख्य बिंदु थे, लोकतांत्रिक, गणराज, संसदीय, ये सब बहुत सारे पॉलिटिकल बिंदु पे फोकस किया गया था। और ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया, 13 दिसंबर को आया था, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। अब इसके थ्रू, ये उद्देश्य प्रस्ताव के ही थ्रू, इसी के थ्रू क्या होगा, अब हमारा संविधान बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में इसका हम चर्चा करेंगे, संविधान का निर्माण कैसे होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।